जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस के चलते जो अरुण गुप्ता की टीम थी उसे दोबारा से इलेक्ट किया गया। यानी कि हालांकि जब इलेक्शंस चल रही थी तब भी काफी हंगामा हुआ, लेकिन जब आप कारोबारियों से बात करते हैं तो ये देखने को मिला कि अरुण गुप्ता का जो स्टैंस था, जिस समय वो कारोबारियों के मुद्दों को लेकर बात करते थे, उसी से अट्रैक्ट होकर दोबारा से उन्हें इलेक्ट किया गया। फिलहाल मेरे साथ जेसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट अनिल गुप्ता जी हैं, जो कि दोबारा से वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैडम। मुझे ये बताएं कि जैसे बताया जा रहा है कि दोबारा से री इलेक्ट होने के लिए एक कारण ये भी कहा जा रहा है कि जो स्टांस रहा हमेशा से कि अगर सरकार कारोबारियों की कोई बात नहीं सुन रही तो एक हार्श स्टांस जो है वो जेसीसीआई ने लिया। हालांकि देखने को पहले यही मिलता था कि सरकार से बातचीत की जाती थी, जम्मू बंद की 2 बार कॉल्स दी गई। क्या आपको लगता है कि एक रिजेंटमेंट जो कारोबारियों के बीच में भी है कि हमारी बात को नहीं सुनी जा रही, और जिस तरीके से उसके बाद आपके पूरे जेसीसीआई ने एक्ट किया उन सारे प्रोसेसेस में, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा हो, वो एक कारण बना आपके री इलेक्ट होने का? मैडम सबसे पहले तो मैं थैंक्स करता हूं अपने सभी जो वोटर्स, सपोर्टर्स और जितने भी जिन्होंने भी हमारी इलेक्शन में मदद की है, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आगे आपको लोगों की जो व्यापारियों के एक्सपेक्टेशंस हैं, हमने उनको पूरा किया है। देखो, हमारे चैम्बर के इतिहास में फर्स्ट बार ऐसा हुआ है कि सारे जो उम्मीदवार थे चैम्बर की जो पिछली टीम थी वो सारी रिपीट हुई है। इट मीन्स कि हम लोगों के फेवर में खड़े रहे हैं। हमारा काम जो है हमेशा व्यापारियों के साथ चलना है, चाहे कोई मुद्दा हो, प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा है, किसी का सेल टैक्स के साथ कोई प्रॉब्लम है, जहाँ क्योंकि चैम्बर का काम एक ब्रिज का काम करता है, जो गवर्नमेंट और व्यापारियों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाता है, एक ब्रिज का काम करता है कि उनके काम कैसे सॉल्व हों, हमारे व्यापारियों की दिक्कतें कैसे ज्यादा से ज्यादा दूर हों और उनको अपने बिजनेस में परेशानी ना आए। अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाती है, हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, हम उनकी उन पॉलिसियों के खिलाफ हैं जो हमारे व्यापारियों को तंग करने को। व्यापारी एक हमारा, देखो हमारा व्यापारी कैसा है, हमारा व्यापारी ऐसा है कि जो बिना तनख्वाह के, बिना पे के हर वक्त सरकार के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करता है, चाहे वो जीएसटी की शेप है, चाहे इनकम टैक्स की शेप है, चाहे सेल टैक्स है, गाड़ियों का अपना शुल्क है, जो भी है वो एक बिना सैलरी के एक उनका मुलाजिम है, जो हर वक्त सुबह वो अपने दुकान 8-9 बजे खोलता है और रात को 8-9-10 बजे बंद करता है। सर, इससे ज्यादा ड्यूटी को कौन दे सकता है? आप देखें गवर्नमेंट एम्प्लॉई में, गवर्नमेंट ऑफिस में 10 बजे लोग आते हैं, 4 बजे चले जाते हैं और मजे से अपनी सैलरी लेते हैं। हमारे जो व्यापारी को कोई सैलरी नहीं है। अगर हम उनके लिए नहीं बोलेंगे, किसके लिए बोलेंगे? जो बिना सैलरी के हमारा व्यापारी चल रहा है उसके लिए नहीं बोलेंगे, किसके लिए बोलेंगे? तो क्या अब भी तरीका यही रहेगा कि अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो उसके बाद प्रोटेस्ट, धरना, जम्मू बंद, यही तरीका अपनाया जाएगा, या अब थोड़ा चेंज होगा मोडस ऑपरेंडी, अब थोड़ा बातचीत करने की भी कोशिश की जाएगी, अब सरकार को एक प्लेटफॉर्म पर आपसे एक टेबल टॉक की तरफ भी जो है वो कदम बढ़ाए जाएंगे, या तरीका भी वही रहेगा कि अगर हमारी बात नहीं सुनी हुई जाएगी तो हम बताएंगे कि कारोबारी जब इकट्ठा होता है तो एक संकेत सरकार को दे सकता है? मैडम आप ये देखिए, हम जो सभी आए हैं इलेक्ट होके आए हैं और हम सभी का जो मार्जिन है, जैसे मेरा सबसे हाईएस्ट मार्जिन है और हमारे बीच में 400 से कम मार्जिन किसी का नहीं है। इट मीन्स कि व्यापारियों को हम पे विश्वास है। अगर व्यापारियों को विश्वास है, हम उनके विश्वास क्यों ठेस पहुंचाएंगे? अगर हम पहले कोई गवर्नमेंट की कोई एंटी पॉलिसी व्यापारियों के लिए आती है, इंडस्ट्री के लिए आती है, हम पहले उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे बैठ के टेबल पे बात करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं करेंगे उसके बाद हम अपने व्यापारी भाइयों के साथ बैठ के जो है एक बैठक करेंगे। बैठक में कोई जो उनका डिसीजन होगा कि प्रोटेस्ट कर रहा है, जम्मू बंद करना है, वो बात की बंद जो है वो किसी भी सोल्यूशन का हल नहीं है, किसी भी समस्या का हल जो बंद नहीं है। बंद कब होता है? जब व्यापारी बहुत ज्यादा तंग हो जाता है, जब हमारी सुनी नहीं जाती है। हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को ये भी सोचना है कि व्यापारी, इट मीन्स कि व्यापारी जो पिछली टीम थी उसके साथ खुश है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें खुद ही इनविटेशन आना चाहिए कि हम भाई ये पॉलिसी बना रहे हैं और इसमें आपकी क्या राय है। वो अगर हमसे राय पूछेगी, हम प्रॉपर राय देंगे कि हमारे व्यापारियों को किस में फायदा हो, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू में कोई लॉस ना हो। और इसके लिए हमारी पुरजोर कोशिश हमारी तरफ से हर वक्त जो है गवर्नमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हाथ बढ़े हुए हैं। हम खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं कि वो हमें इनवाइट करें और हम उनके साथ बैठ के जो भी कोई पॉलिसी उनकी बने, हम उनके साथ पूरी चर्चा करें ताकि हमारे व्यापारी भाई, इंडस्ट्री के भाई, उनको कोई परेशानी ना हो।
400 के मार्जिन की आपने क्योंकि बात की, तो 400 के करीब करीब मेंबर्स वो भी इस बार इलेक्शंस में देखने को मिल रहे थे, जिनके बारे में बताया जा रहा था कि जो मेंबर उस समय बने जिस समय राकेश गुप्ता थे, तो उसके बावजूद भी जो है 400 के मार्जिन से जीतना आपकी टीम का कैसे देखते हैं सर? मैडम, इस मीन्स की आप देखें हमारी टीम का, मैं पिछली बार से मेरे से 3 गुना मार्जिन से मैं ज्यादा जीता हूं। इट मीन्स मेरे जैसे हमारे प्रधान जी वो 400 के मार्जिन से जीते हैं, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, हमारे वाइस प्रेसिडेंट वो 550 के मार्जिन से, ऐसे ही हमारे कैशियर हैं वो 800 के मार्जिन से हैं, जनरल सेक्रेटरी, हर एक का मार्जिन कम नहीं है, हर एक का मार्जिन अच्छा है। इट मीन्स कि वो जो 461 वोटर थे वो भी हमारे साथ थे। उसमें सबसे बड़ी आप ये देखें ना, उसमें उनको सिर्फ एक ही नुकसान हुआ, उनको सीनियरिटी नहीं मिली, लेकिन सीनियरिटी के साथ हमने उनसे अपनी फीस नहीं ली। अगर हम व्यापारी, आप 461 में सीनियरिटी वाले कितने बंदे हुए, 1 बंदा 2 बंदा इलेक्शन लड़ने वाले आएंगे, ज्यादा तो नहीं आएंगे। अगर उनके पीछे हम सभी का नुकसान कराए, पैसे का नुकसान कराए, उसका फायदा नहीं था। वही हमने उनको समझाया कि हाँ भैया, हमने आपसे, अगर आपकी हम पीछे से सीनियरिटी देते हैं, 2018 से देते हैं, तो आपको 2018 से लेकर 2023 तक आपको अपनी मेंबरशिप फीस भी देनी पड़ेगी। वो करीबन 15,000 रुपये एक मेंबर की बनती थी, वो भी हमने उनसे चार्ज नहीं की। वो व्यापारियों के आगे मन में आ गया कि ये हमारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे, इसलिए उन्होंने हमें भरपूर जो साथ व्यापारियों ने दिया है। अब जो चूंकि आप इलेक्ट हो गए हैं, तो जिन मुद्दों पर पहले जैसे प्रॉपर्टी टैक्स को लेके जम्मू बंद हुआ, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स 1 अप्रैल से लगना था, लग गया, अब मई का महीना भी शुरू हो चुका है, तो अब इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो है जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज क्या करने वाला है? मैडम, ऐसा है कि अभी तो हम कल ही हमने चार्ज लिया है। अब चार्ज लिया है, हमारे पास आते ही सबसे पहले मुद्दा प्रॉपर्टी टैक्स का ही है। हम सरकार से इसके बारे में बैठ के बात करेंगे कि इसको डिले किया जाए, लोगों को बीच में बैठ के इनको प्रॉपर समझाया जाए, और इसमें कोई अगर बैठ के कोई हल निकलता है, एमिकेबली कोई सोल्यूशन निकलता है, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है, जो रेंटेड प्रॉपर्टी है वहीं पे लगे, बाकियों को छोड़ा जाए। हम इस पे सरकार से पूरी बात करेंगे, और सरकार को हमारी बात माननी चाहिए, क्योंकि जिस अपने घर में रहने का हमने टैक्स देना है। आप अगर उस घर में कोई किराएदार है, सरकार को आइडेंटिफाई करे, उसका वो प्रॉपर्टी टैक्स ले, उसको इनकम पे टैक्स ले, लेकिन जो बाकी जो अपने घर पे रहते हैं उसको टैक्स छोड़ा जाए। ऐसे दुकानों में समस्या है, छोटी दुकानदारों को वो एग्जम्प्ट करे, बड़े जो बिग हाउसेज हैं पहले उससे शुरू करे। लोगों को एक अंदर प्रॉपर्टी टैक्स देने की भावना तो अंदर आनी चाहिए। पहले अभी लोग देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा जम्मू हमेशा पिछड़ा रहा है। हम हर वक्त जो है 370 टूटने के बाद ही हमने, समझो, हमारे जम्मू ने आजादी पाई है, और 370 टूटे हमें आजादी मिली, कम से कम उस आजादी को हमें बेनिफिट तो आने दें। आज रेल जो है कटरा से वो श्रीनगर जा रही है, कल को टूरिज्म वहां पे शिफ्ट हो जाएगा, जहां पे लोगों की इनकम कम होगी। बंद होटलों में कौन टैक्स देगा? आप कल को जब हमारा सारा टूरिस्ट ही कश्मीर को निकल गया, कटरा के बाद कश्मीर को निकल गया, तो हमारे पास यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आएगा, तो वो जब होटल जिनके नाम है वो कहां से देंगे? सरकार को ये सोचना चाहिए कि पहले उनको चलाने के लिए उनको पहले काम चले। जैसे सरकार बोलती है कि उनकी जो पॉलिसी है, 1 साल के बाद जम्मू में 1 लाख टूरिस्ट रोज का आएगा, पहले वो 1 लाख टूरिस्ट तो आने दो, उसको आने दो, उसके बाद टैक्स लगाएं, कोई बात नहीं है, हम तैयार हैं टैक्स देने के लिए, उसके पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन हमारी इनकम के सोर्स बढ़ने चाहिए। इसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्टर्स के कई सारे इशू थे, वो भी रिजॉल्व किए गए, उनकी भी बात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक पहुंची। उसके अलावा जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बात की जाए तो लॉयर्स ने कहा कि उनकी भी जब नई टीम इलेक्ट हुई, लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात हुई, उन्होंने अपने मुद्दे उन तक पहुंचाए। तो आपको क्या लगता है कि आपकी मुलाकात लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ पॉसिबल हो पाएगी? अब तो आप री इलेक्ट भी हो गए। मैडम, ऐसी बात नहीं है, हमारे एलजी साहब बहुत अच्छे हैं, वो हमें जरूर हमें इनविटेशन आएगा, वहां से हम उनसे मिलेंगे, बैठ के जो भी व्यापारियों की, इंडस्ट्री की जो भी कोई समस्या होगी हम उनके सामने रखेंगे। जैसे अभी तक हमारे जम्मू में वैट की एमनेस्टी, हम इनके साथ बड़ी देर से सुन रहे हैं कि वैट की एमनेस्टी आ रही है, पावर की एमनेस्टी आ रही है। अगर ये वैट और पावर की एमनेस्टी आएंगी तो मेरे ख्याल से पीडीटी डिपार्टमेंट और सेल टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत फाइलें जो जल्दी क्लोज हो जाएंगी, क्योंकि लोगों की फाइलें तो वहां पे पेंडिंग है। अगर ये 2 एमनेस्टीज आए, सरकार को रेवेन्यू भी आएगा, और इसके साथ सरकार को जो है अपना फाइलें क्लोज भी होंगी, जब डिपार्टमेंट में वर्क भी कम होगा। ऐसे हम सरकार के साथ पूरा हमें यकीन है कि हमें इन्विटेशन आएगा, और हम बैठ के उनके साथ सारी प्रॉब्लम्स हल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब दोबारा से जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की टीम तो इलेक्ट हो गई है, लेकिन देखना ये होगा कि जहां तक कारोबारियों के मुद्दों का ताल्लुक है, जो पहले भी जेसीसीआई उठाती आई है, अब क्या सरकार के साथ जो बातचीत होगी उस बातचीत में ये अपनी मांगों को मनवा पाएंगे, या फिर दोबारा से सिलसिला वही देखने को मिलेगा कि जेसीसीआई एक तरफ, सरकार दूसरी तरफ।